नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी मुलाकात में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने बहुत ही पसंदीदा लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई कहानी आफ्टर द बॉल का हिंदी अनुवाद। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात। आपका कहना है कि मनुष्य अपने आप तो भले बुरे को नहीं समझ सकता, सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मनुष्य परिस्थितियों की उपज होता है? मैं ये नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि सब संयोग का खेल है। कम से कम अपने बारे में तो मुझे ऐसा ही लगता है। हमारे बीच बहस चल रही थी। कहा गया कि मनुष्य के चरित्र को सुधारने से पहले जीवन की परिस्थितियों को सुधारना जरूरी है। बहस के खात्मे पर ये शब्द हमारे दोस्त इवान वसीलेविच ने कहे, जिनका हम सब बड़ा मान करते थे। सच तो यह है कि बहस के सिलसिले में किसी ने भी ये नहीं कहा था कि हम स्वयं ही भले और बुरे का अंतर समझ नहीं सकते। पर इवान की कुछ ऐसी आदत थी कि बहस की गर्मा गर्मी में जो सवाल उनके अपने मन में उठते, वह उन्हीं के जवाब देने लगते और उन्हीं विचारों से संबंधित अपने जीवन के अनुभव सुनाने लगते। किसी घटना की चर्चा करते समय अक्सर वह इस तरह खो जाते कि उन्हें चर्चा के उद्देश्य का भी ध्यान नहीं रहता था। घटनाएं वे सदा बड़े उत्साह और निश्चलता से सुनाते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। कम से कम अपने बारे में तो मैं यही कहूंगा। मेरे जीवन को ढालने में परिस्थितियों का नहीं, बल्कि किसी दूसरी ही चीज का हाथ रहा। किस चीज का? हमने पूछा। यह एक लंबी दास्तान है। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो मुझे कहानी शुरू से आखिर तक सुनानी पड़ेगी। तो सुनाइए ना। इवान वसीलेविच ने क्षण भर सोचकर सिर हिलाया। तो ठीक है, वह बोले। मेरे सारे जीवन का रुख एक रात, या यूं कहें एक सुबह में ही बदल गया। वह कैसे? हुआ ये कि मैं एक लड़की से प्रेम करने लगा था। इससे पहले भी मैं कई बार प्यार कर चुका था, पर रंग इतना गाढ़ा कभी नहीं हुआ था। ये बात बहुत पहले की है। अब तो उसकी बेटियों तक की भी शादियां हो चुकी हैं। उसका नाम था बी वॉरेंका बी। इवान वसीलेविच ने उसका पूरा नाम बताया। 50 बरस की उम्र में भी वह देखते ही बनती थी। पर उस समय तो वह केवल 18 वर्ष की थी और गजब ढाती थी। ऊंचा लंबा, सांचे में ढला सा छरहरा बदन, भव्य और रोबीला व्यक्तित्व। हाँ, रोबीला। वह सदा इस तरह तनी रहती मानो झुकना उसके लिए असंभव हो। उसका सर जरा पीछे की ओर अकड़ा रहता और इससे दुबली पतली, यहाँ तक कि हाड़ हडीली होने के बावजूद अपने शानदार कद की सुंदरता के बदौलत रानी सी लगती। उसकी रौबीली चाल ढाल से अगर उसके होंठों पर हर वक्त लुभावनी मधुर मुस्कान ना खेलती रहती, उसकी बेहद खूबसूरत और हर वक्त दमकती आंखें ना होती, तथा यदि उसमें जवानी का अदम्य आकर्षण ना होता, तो उसका रुबीला व्यक्तित्व भय उपजाता। क्या तस्वीर खींच रहे हो इवान वसीलेविच? कविता? चाहे कैसे भी तस्वीर क्यों ना खींचूं, पर उसका सौंदर्य मैं उसमें बांध नहीं सकता। खैर, यह एक दूसरी बात है। इसका मेरी कहानी से कोई संबंध नहीं। जिन घटनाओं का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, वे 1840 के आसपास घटी। उस समय मैं एक प्रांतीय विश्वविद्यालय में पढ़ता था। मैं नहीं जानता कि बात अच्छी थी या बुरी, पर जो बहस मुबाहिसे और गोष्ठियां आजकल होती हैं, वे उन दिनों हमारे विश्वविद्यालय में नहीं होती थी। हम बस जवान थे और जवानों की तरह रहते थे, पढ़ते पढ़ाते और जीवन का रस लूटते। मैं उन दिनों बड़ा मौजी और हट्टा कट्टा युवक था। इस पर तुर्रा ये कि अमीर भी था। मेरे पास एक बढ़िया घोड़ा था। मैं लड़कियों के साथ बर्फ गाड़ी में बैठकर पहाड़ों की ढलानों पर फिसलने जाया करता था। तब स्केटिंग का फैशन नहीं चला था। पीने पिलाने की पार्टियों में भी मैं अपने विद्यार्थी दोस्तों के साथ जाता था। उन दिनों हम शैंपेन के अतिरिक्त और कुछ नहीं पीते थे। अगर जेब खाली होती तो हम कुछ भी नहीं पीते। आजकल की तरह वोदका तो हम छूते भी नहीं थे। नाचना और पार्टियों में जाना मुझे सबसे अधिक अच्छा लगता था। मैं बहुत नाचता था और देखने में भी बुरा नहीं था। इतनी नम्रता किस लिए दिखा रहे हो? एक महिला ने चुटकी ली। हम सबने आपकी उन दिनों की तस्वीर देखी है। आप तो बड़े बांके जवान थे। शायद रहा होऊंगा, पर मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। मेरा प्रेम नशे की हद तक जा पहुंचा। एक दिन मैं एक नाच पार्टी में गया। इस पार्टी का आयोजन श्रोफटाइट के आखिरी दिन गुबेरनिया के रईसों के मुखिया ने किया था। रईसों का मुखिया बड़े अच्छे स्वभाव का बूढ़ा आदमी था। अमीर था,
कामिर हैर की उपाधि प्राप्त था और इस तरह की पार्टियां करने का खासा शौकीन था। उसकी पत्नी भी ऐसे ही अच्छे स्वभाव की थी। जब मैं उनके घर पहुंचा तो वह मेहमानों का स्वागत करने के लिए पति के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। मखमली गाउन पहने और सिर पर हीरों की छोटी सी जड़ाऊ टोपी ओढ़ी थी। कंधे उघड़े हुए थे, उसी तरह जैसे तस्वीरों में चित्रित महारानी येलिजावेता पेत्रोवना के। उसके कंधे गोरे थे और उन पर बढ़ती उम्र के चिन्ह नजर आने लगे थे। नाच पार्टी बहुत शानदार रही। हॉल गैलरी वाला था। उस जमाने के मशहूर साजिंदे मौजूद थे। वे संगीत रसिक जमींदार के भूदास थे। खाने को बहुत कुछ था और शैंपेन की तो जैसे नदियां बह रही थी। शैंपेन का बहुत शौकीन होते हुए भी मैंने वह नहीं पी। मुझे प्रेम का जो नशा था। मैं इतना नाचा कि थक कर चूर हो गया। मैंने हर तरह के नाच में भाग लिया, क्वाड्रिल, वॉल्स और पोल्का में। और ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं सबसे अधिक वारेंका के साथ नाचा। वह सफेद गाउन और गुलाबी रंग का कमरबंद पहनी थी। हाथों पर बढ़िया चमड़े के दस्ताने थे जो लगभग उसकी नुकीली कोहनियों तक पहुंचते थे। पाँव में सफेद रेशमी जूते थे। मजदूर का नाच के वक्त अनिसिमोव नाम का एक कमबख्त इंजीनियर मेरे साथ दांव खेल गया और वारेंका के साथ नाचने लगा। इसके लिए मैंने आज तक उसे माफ नहीं किया है। ज्यों ही वह हॉल में आई, वह उसके पास जा पहुंचा और उससे नाचने का प्रस्ताव किया। मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। मैं पहले हेयर ड्रेसर के पास, फिर दस्तानी खरीदने चला गया था। इसलिए वारेंका के बजाय एक जर्मन लड़की के साथ, जिस पर कभी मेरा थोड़ा मन आया रहा था, मुझे मजूरका नाचना पड़ा था। मैं सोचता हूँ कि उस शाम मैं उस लड़की के साथ बहुत बेरुखी से पेश आया। मैंने ना तो उससे कोई बात की और ना ही उसकी तरफ देखा ही। मेरी आंखें तो दूसरी ही लड़की पर गड़ी थीं। वही लड़की जिसका कद ऊंचा और बदन छरहरा और नाक नक्शा सांची में ढला सा था और जिसके बदन पर सफेद गाउन और गुलाबी कमरबंद था। उसके गालों में गुल पड़ते थे। चेहरे पर उत्साह और खुशी की लाली थी और आंखों में मृदुता झलकती थी। केवल मेरी ही नहीं, सभी की आंखें उस पर जमी थी। यहाँ तक कि स्त्रियां भी उसी को निहार रही थी। बाकी सभी स्त्रियां उससे हेच लगती थीं। उसके सौंदर्य से प्रभावित हुए बिना कोई रह ही नहीं सकता था। कायदे से देखा जाए तो मजूरका नाच के मामले में मैं उसका जोड़ीदार नहीं था। फिर भी ज्यादा वक्त मैंने उसी के साथ नाचने में बिताया। किसी झेप संकोच के बिना वह सारा कमरा लांघती और सीधी मेरी ओर चली आती। मैं भी निमंत्रण का इंतजार किए बिना उछलकर उसके पास जा पहुंचता। वह मुस्कुराती। मैं उसके दिल की बात भांप जाता। इसके लिए वह मुस्कुराकर मुझे धन्यवाद देती। पर जब वह मेरा गुप्त नाम ना बूझ पाती तो अपने दुबले पतले कंधे झटकती, अपना हाथ दूसरे पुरुष की ओर बढ़ा देती, फिर मेरी ओर देखकर तनिक मुस्कुराती, मानो अफसोस कर रही हो और मुझे ढांढस बंधा रही हो। मजूरका में वॉल्स आया तो मैं बड़ी देर तक उसके साथ नाचता रहा। नाचते नाचते उसकी सांस फूलने लगी। मैं मुस्कुराती और धीमे से कहती, एनकोर, एक बार और। मैं उसके साथ नाचता जाता। मुझे लगता कि मैं हवा में तैर रहा हूँ। मुझे अपने शरीर के अस्तित्व की अनुभूति तक नहीं होती। वाह, अनुभूति तक नहीं होती थी? खूब अनुभूति होती होगी जब उसकी कमर में हाथ डालते होगे। तो अपने ही नहीं, उसके शरीर की भी अनुभूति होती होगी। एक मेहमान ने चुटकी ली। इवान वसिलेविच का चेहरा तमतमा उठा और उसने ऊंची आवाज में कहा, ये तुम अपनी आजकल के युवकों की बात कर रहे हो। तुम लोग शरीर के सिवा किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते। हमारा जमाना ऐसा नहीं था। ज्यों ज्यों हमारा प्रेम किसी लड़की के लिए गहरा होता जाता था, हमारी नजरों में उसका रूप एक देवी के समान होता जाता था। आज तुम्हें केवल टांगे और टखने और शरीर के अंग प्रत्यंग ही नजर आते हैं। तुम्हारी दिलचस्पी अपनी प्रेमिका के नंगे शरीर में रह गई है। पर मैं, जैसे अल्फोंस कौर ने लिखा है, सच मानो वह बहुत अच्छा लेखक था। अपनी प्रेयसी को सदा कांसे के वस्त्रों में देखा करता था। उसे उघाड़ने के बजाय हम सदा नूह के नेक बेटे के समान उसे छिपाने की चेष्टा किया करते थे। पर यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आई होगी। इसकी बातों की परवाह नहीं कीजिए, आप अपनी कहते जाइए, एक अन्य श्रोता ने कहा। हाँ, तो मैं उसके साथ नाचता रहा। मुझे वक्त का कोई अंदाजा ना रहा। साजिंदे बुरी तरह थक गए थे। आप तो जानते ही हैं कि नाच के खात्मे पर क्या हालत होती है। वे मजुर्का की ही धुन बजाते रहते थे। इसी बीच बैठक में ताश खेल रहे बुजुर्ग स्त्रियां और दूसरे लोग उठ उठकर खाने की मेजों की ओर जाने लगे थे। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे। 3 बजने को हुए।
हम इन्हें गिने बाकी मिनटों का रस निचोड़ लेना चाहते थे। मैंने फिर उससे नाचने का आग्रह किया और हम शायद 100वीं बार कमरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नाचते चले गए। भोजन के बाद मेरे साथ क्वाड्रिल नाचोगी ना? उसे उसकी जगह पर पहुंचाते हुए मैंने कहा। जरूर, अगर माँ बाप मुझे घर न ले गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैंने कहा। मेरा पंखा तो दीजिए, वह बोली। देते हुए अफसोस होता है। उसका सस्ता सा सफेद पंखा उसके हाथ में देते हुए मैंने कहा। अफसोस ना हो इसलिए ये ले लो, उसने कहा और एक पंख तोड़कर मुझे दे दिया। मैंने पंख ले लिया। मेरा दिल बल्लियां उछलने लगा और रोम रोम उसके प्रति कृतज्ञ हो उठा। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आंखों ही आंखों में मैंने अपने दिल का भाव जताया। उस समय मुझे असीम सुख और आनंद का अनुभव हो रहा था। मेरा दिल जाने कितना बड़ा हो उठा था। मुझे लगा जैसे मैं पहले वाला युवक ही नहीं रहा। मुझे अनुभव हुआ कि मैं किसी दूसरे लोक का प्राणी हूँ जो कोई पाप नहीं कर सकता, केवल नेकी ही नेकी कर सकता है। मैंने वह पंख अपने दस्तानों में छिपा लिया और वहीं उसके पास खड़ा रह गया। मेरे पाँव में जैसे कील गड़ गए हों। वह देखो, वे लोग मेरे पिताजी से नाचने का आग्रह कर रहे हैं, उसने एक ऊंचे लंबे सुघड़ सुडौल आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। कंधों पर चांदी के झब्बे लगाए कर्नल की वर्दी पहने वह घर की मालकिन तथा अन्य महिलाओं के साथ दरवाजे के पास खड़ा था। वॉरेंका, इधर आओ, सिर पर जड़ाऊ टोपी ओढ़े और महारानी जेलिजावेता जैसे कंधों वाली घर की मालकिन ने कहा। वॉरेंका दरवाजे की ओर जाने लगी तो मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। मेरी प्यारी, अपने पिता से कहो कि तुम्हारे साथ नाचें। फिर कर्नल की ओर घूमकर मालकिन बोली, कृपया नाचिए प्योत्र व्लादिस्लावोविच। वारेंका का पिता ऊंचा लंबा खूबसूरत सुडौल तथा ताजगी लिए बुजुर्ग व्यक्ति था। जान पड़ता था कि उसकी तंदुरुस्ती का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। धमकता चेहरा, ऐंठी हुई सफेद मूछें, सफेद ही कलमें जो मूछों से जा मिली थी। आगे की ओर कड़े हुए बालों ने कनपटियां ढक रखी थी। चेहरे पर लुभावनी मधुर मुस्कुराहट बेटी के समान। वह मुस्कुराता तो उसकी आंखें चमक उठती और होंठ खिल उठते। शरीर उसका बड़ा ही खूबसूरत था। फौजी अफसरों की तरह चौड़ी आगे को उभरी हुई छाती, उस पर कुछ एक तमगे, कंधे मजबूत, टांगे लंबी और गठी हुई। वह पुराने ढंग का फौजी अफसर था। उसकी चाल ढाल निकोलाई प्रथम के जमाने के अफसरों की सी थी। हम दरवाजे के पास पहुंचे तो कर्नल को ये कहकर इनकार करते हुए सुना कि मुझे नाचने वाचने का अभ्यास नहीं रहा। इस पर भी उसने मुस्कुराते हुए पेटी से तलवार उतारी, पास खड़े एक सेवापरायण युवक को थमा दी। अपने दाएं हाथ पर चमड़े का दस्ताना चढ़ाया। सब बात नियम के अनुसार होनी चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में लेकर थोड़ा सा घूमकर नाचने की मुद्रा में खड़ा होकर संगीत का इंतजार करने लगा। मजुरका की धुन बजने लगी। कर्नल ने एक पांव से फर्श पर जोर से ठोका दिया और दूसरा पांव तेजी से घुमाकर नाचने लगा। उसकी ऊंची लंबी देह कमरे में वृत्त से बनाती हुई थिरकने लगी। कभी धीरे धीरे बड़े बांकपन से और कभी तेज तेज जोर से वह एड़ियां ठकोरता। वारिंका लता की तरह लचीली उसके साथ साथ तैरती, रेशमी सफेद जूतों वाला पैर उठाती और ताल पर अपने पिता के कदमों के साथ कभी लंबे डग भरती तो कभी छोटे। सभी मेहमानों की निगाहें उनके एक एक अंग विक्षेप पर गड़ी रहीं। मेरे हृदय में उस समय सराहना से अधिक आनंद की भावना रही। कर्नल के बूट देखकर तो मेरा मन जैसे द्रवित हो उठा। यूं तो वे बढ़िया पछड़े के चमड़े के बने थे, परंतु पंजे फैशन के अनुसार नुकीले नहीं चपटे थे। जाहिर था कि उन्हें फौज के मोची ने बनाया था। कर्नल फैशनदार नहीं, घर में बने साधारण बूट पहनता है ताकि अपनी चहेती बेटी को अच्छे से अच्छे कपड़े पहना सके और उसे सोसाइटी में ले जा सके, मैंने मन ही मन सोचा। इसी कारण कर्नल के बूटों को देखकर मेरा मन द्रवित हुआ था। कर्नल किसी जमाने में जरूर ही अच्छा नाचता रहा होगा। अब उसका शरीर बोझिल हो गया था। टांगों में भी वह लोचना रह गई थी। वह तेज और नाजुक मोड़ नहीं ले सकता था, पर कोशिश जरूर कर रहा था। फिर भी उसने फुर्ती के साथ हॉल के 2 बार चक्कर लगाए। इसके बाद उसने अपने दोनों पांव तेजी से खोले, फिर सहसा उन्हें एक साथ जोड़कर कुछ कठिनाई के साथ एक घुटने के बल बैठ गया और वारेंका मुस्कुराते हुए कर्नल के घुटने के नीचे आ गए स्कर्ट को छुड़ाकर बड़े बांकपन से नाचती हुई कर्नल के इर्द गिर्द घूम गई। सभी ने जोरदार तालियां बजाई। कर्नल को थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव हुआ, मगर वह उठा और बड़े प्यार से दोनों हाथों में अपनी बेटी का मुंह लेकर उसका माथा चूमा।
फिर वह मुझे अपनी बेटी का नाच का साथी मानते हुए उसे मेरी ओर ले आया, पर मैंने कहा कि मैं उसका नृत्य साथी नहीं हूँ। इस पर मैं दुलार से मुस्कुराया और अपनी तलवार पेटी में बांधते हुए बोला, कोई बात नहीं, अब तुम इसके साथ नाचो। जिस तरह शराब की बोतल से पहले कुछ बूंदें रिसती हैं और फिर धारा फूट निकलती है, ठीक वैसे ही मेरे अंतर से वारेंका के प्रति प्यार उमड़ आया। इस प्यार ने सारे विश्व को आलिंगन में भर लिया। हीरों की टोपी और उभरी हुई छाती वाली घर की मालकिन, गृह स्वामी, मेहमानों, नौकरों, चाकरों और मुझसे नाराज इंजीनियर, सभी के प्रति मैंने असीम अनुराग का अनुभव किया। वारेंका के पिता के प्रति, जिसने घर के बने चपटे पंजों वाले बूट पहन रखे थे और जिसकी मधुर मुस्कान अपनी बेटी की मुस्कान से बहुत मिलती जुलती थी, मैं उल्लासपूर्ण स्नेह भाव अनुभव कर रहा था। मज़ुरका समाप्त हुआ। मेज़बानों ने हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु कर्नल बी खाने की मेज़ पर नहीं आया। बोला, मैं अब और नहीं रुक सकूंगा, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। मुझे आशंका हुई कि वह वारेंका को भी अपने साथ ले जाएगा, पर वारेंका अपनी माँ के साथ रुक गई। भोजन के बाद मैं वारेंका के साथ क्वाड्रिल नाचा, जिसका उसने मुझे पहले से वचन दे रखा था। मैं समझ रहा था कि मेरी खुशी चरम सीमा तक जा पहुंची है, पर नहीं, वह अब और भी अधिक बढ़ने लगी और क्षण प्रतिक्षण बढ़ती गई। हमने प्रेम की कोई बात नहीं की। वह मुझसे प्रेम करती है या नहीं, ये एक सवाल ही बना रहा। पर इस विषय में मैंने ना तो उससे कुछ पूछा और ना ही अपने मन से। मैं प्रेम करता हूँ, यह मैंने अनुभव किया और मेरे लिए इतना ही काफी था। डर था तो केवल इस बात का कि मेरे सौभाग्य पर कहीं कोई छाया ना पड़ जाए। मैं घर पहुंचा, कपड़े बदले और सोने की तैयारी करने लगा, मगर नींद कहाँ। हाथ में अभी तक वह पंख और वारेंका का दस्ताना था। दस्ताना उसने मुझे अपनी माँ के साथ बग्घी में चढ़ते समय दिया था। इन चीजों पर निगाह पड़ते ही मुझे उसका चेहरा याद हो आता था। या तो उस समय का जब नाच के लिए दो पुरुषों में से चुनते हुए उसने मेरा गुप्त नाम बूझ लिया था और मधुर स्वर में कहा था, गर्व है ना तुम्हारा नाम, और खुश होते हुए हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया था। या फिर भोजन के समय का जब शैंपेन के छोटे छोटे घूंट भरते हुए उसने गिलास के ऊपर से मेरी ओर स्नेहपूर्वक देखा था। किंतु सबसे अधिक तो मैं उसे अपने पिता के साथ नाचते हुए देखता था, उसके साथ साथ तैरती सी अपने प्रशंसकों की ओर गर्व और उल्लास से देखती हुई। यह गर्व और उल्लास का भाव जितना अपने प्रति था, उतना ही अपने पिता के प्रति भी। दोनों प्राणी अपने आप ही बिना किसी चेष्टा के मेरे दिल में समा गए थे और मुझे उनसे स्नेह हो गया था। मेरे भाई का देहांत हो चुका है, पर उस समय हम दोनों एक साथ रहते थे। मेरे भाई की सोसाइटी में कोई रुचि नहीं थी और वह नाच पार्टियों में कभी नहीं जाते थे। उन दिनों स्नातक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और बड़ा आदर्श जीवन बिताते थे। उस समय वह तकिए पर सिर रखे गहरी नींद में सो रहे थे। आधा चेहरा कंबल से ढका था। उन्हें देखकर मेरे दिल में दया आ गई। वह मेरे सुख से अनभिज्ञ थे और मैं उन्हें उसका भागीदार भी नहीं बना सकता था। मेरा नौकर पेत्रुषा मोमबत्ती जलाकर ले आया और कपड़े बदलवाने लगा, लेकिन मैंने उसे भेज दिया। उसकी आंखें नींद से घुटी जा रही थीं और बाल बिखरे हुए थे। वह मुझे बहुत भला लगा। किसी तरह की आहट ना हो, इस ख्याल से मैं दबे पांवों अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर जा बैठा। मैं बेहद खुश था, यहाँ तक कि मेरे लिए सोना असंभव हो रहा था। मुझे लगा जैसे कमरे में बड़ी गर्मी है। वर्दी उतारे बिना मैं चुपचाप बाहर ड्योढ़ी में आ गया, ओवरकोट पहना और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। लगभग 5 बजे मैं नाच से लौटा था और मुझे लौटे भी लगभग 2 घंटे हो चले थे। इसलिए जब मैं बाहर निकला तो दिन चढ़ चुका था। मौसम भी बिल्कुल श्रोव टाइड के दिनों का सा था। चारों तरफ धुंध छाई थी। सड़कों पर बर्फ पिघल रही थी और छतों से पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी। उन दिनों बी परिवार के लोग शहर के बाहर वाले हिस्से में रहा करते थे। उनका मकान एक खुले मैदान के सिरे पर था। दूसरे सिरे पर लड़कियों का एक स्कूल था। एक और लोगों के टहलने की जगह थी। मैं अपने घर के सामने वाली छोटी सी गली लांघ कर बड़ी सड़क पर आ गया। सड़क पर लोग आ जा रहे थे। बर्फ गाड़ियों पर गाड़ीमान लकड़ी के तख्ते लादे लिए जा रहे थे। गाड़ियों से गहरी लकीरें पड़ रही थीं। घोड़ों पर चमकते साज कसे थे। उनके गीले सिर एक लय में हिल रहे थे। गाड़ीवान कंधों पर छाल की चटाइयां ओढ़े और बड़े बड़े बूट चढ़ाए गाड़ियों के साथ साथ कीचड़ में धीरे धीरे चले जा रहे थे। मुझे हर चीज प्यारी और महत्वपूर्ण लग रही थी, यहाँ तक कि सड़क के दोनों तरफ खड़े घर भी, जो धुंध में बड़े ऊंचे नजर आ रहे थे। मैं उस मैदान के पास जा पहुंचा जहां उनका मकान था। मुझे वहां एक सिरे पर, जहां लोग टहलने जाया करते थे,
कोई बड़ी और काली सी चीज नजर आई। साथ ही ढोल और बांसुरी की आवाज भी कानों में पड़ी। यूं तो हर घड़ी मेरा मन खुशी से नाचता रहा था और मजुरका की धुन जब तब मेरे कानों में गूंज रही थी। फिर भी ये संगीत कुछ अलग ही लगा, कर्कश और भद्दा सा। ये क्या हो सकता है, मैंने सोचा। फिसलनी सड़क पर मैं उसी आवाज की दिशा में बढ़ा। कोई 100 कदम जाने पर मुझे धुंध में लोगों की भीड़ नजर आई। बात साफ हुई, वे फौजी सिपाही थे। मैंने सोचा कि सुबह की कवायद कर रहे होंगे। मेरे साथ साथ सड़क पर एक लोहार चला जा रहा था। वह एप्रन और जैकेट पहने था। कपड़ों पर जगह जगह तेल के धब्बे थे। उसके हाथ में बड़ी सी गठरी थी। मैं उसके साथ हो लिया। पास जाकर मैंने देखा कि सैनिकों की 2 कतारें आमने सामने खड़ी हैं। उन्होंने काले कोट पहन रखे हैं और उनके हाथों में बंदूकें हैं और वे चुपचाप खड़े हैं। उनके पीछे एक बांसुरी बजाने वाला और एक ढोल पीटने वाला है और वही कर्कश और भद्दी धुन बजा रहा है। हम रुक गए। ये क्या हो रहा है, मैंने लोहार से पूछा। ए तातार को सजा दी जा रही है। उसने फौज से भागने की कोशिश की थी। लोहार ने गुस्से से जवाब दिया और कतारों के दूसरे सिरे की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। मैं भी उसी ओर देखने लगा। 2 कतारों के बीच कोई भयानक चीज हमारी ओर बढ़ती आ रही थी। वह एक आदमी था, कमर तक नंगा, और उसके हाथ उसे ले जाने वाले 2 सैनिकों की बंदूकों के साथ बंधे हुए थे। उनके साथ साथ ऊंचे लंबे कद का एक अफसर चला जा रहा था। वह ओवरकोट पहने था और सिर पर फौजी टोपी थी। यह अफसर मुझे परिचित सा लगा। अपराधी की पीठ पर दोनों तरफ से हंटर पड़ रहे थे। उसका शरीर कांप कांप जाता और उसके पांव पिघलती बर्फ में बार बार धंस जाते। इस तरह वह धीरे धीरे आगे को सरकता रहा। बीच बीच में वह पीछे की ओर दुबक सा जाता तो दोनों फौजी जो बंदूकों के साथ बांधे हुए उसे ले जा रहे थे उसे आगे को धकेल देते, और जब वह आगे की ओर भागने लगता तो पीछे की ओर खींच लेते ताकि वह गिरे नहीं। स्थिर कदम रखता हुआ ऊंचे लंबे कद का अफसर भी उनके साथ साथ बढ़ता जा रहा था, जरा भी पीछे नहीं रहता था। मेरी नजरें उसके चमकते चेहरे, उजली मूंछों और कलमों पर पड़ी। मैंने उसे फौरन पहचान लिया। वह वरेंका का बाप था। हंटर के हर वार पर अपराधी का चेहरा दर्द से ऐंठ उठता। वह बेचैन होकर उसे और देखता जिधर से हंटर पड़ रहा था, और सफेद दांतों की झलक दिखाते हुए बार बार कुछ शब्द दोहराता। मेरे नजदीक आने पर भी ये शब्द मुझे ठीक तरह से सुनाई दिए। वह बोल नहीं सिसक रहा था। जब वह मेरे नजदीक पहुंचा तो मैंने सुना, रहम करो भाइयों, भाइयों कुछ रहम करो। पर भाइयों को कोई रहम नहीं आ रहा था। मैन मेरे सामने आ पहुंचा। एक सैनिक ने बड़ी दृढ़ता से आगे बढ़कर तातार की पीठ पर इतने जोर से हंटर मारा कि उसकी आवाज हवा में गूंज गई। तातार आगे को गिरने वाला था, पर फौजियों ने झटके से उसे थाम लिया। फिर दूसरी तरफ से एक हंटर और पड़ा। इसके बाद फिर इस तरफ से और फिर उस तरफ से। कर्नल उसके साथ साथ चलता रहा। कभी वह अपने पांवों की ओर देखता और कभी अपराधी की ओर। हवा में गहरी सांस लेता, गाल फुलाता और फिर धीरे धीरे होंठ फैलाकर मुंह से हवा निकालता। जब वह जुलूस मेरे पास से निकल गया तो मुझे क्षण भर के लिए सैनिकों की कतार के बीच से अपराधी की पीठ की झलक मिली। वह रंग बिरंगी, गीली, लाल और अस्वाभाविक थी। मुझे विश्वास न हुआ कि एक इंसान का शरीर है। हे भगवान! मेरे पास खड़ा लोहार बुदबुदाया। जुलूस बढ़ता गया। उस गिरते पड़ते बार बार दया की भीख मांगते इंसान पर दोनों तरफ से कोड़े पड़ते गए। ढोल बजते गए, बांसुरी से वह तीखी धुन निकलती रही, और अरुबीला कर्नल उसी तरह रोब दाब से अपराधी के साथ चलता गया। सहसा कर्नल रुक गया और तेजी से एक सैनिक की ओर बढ़ा। मैं तुम्हें चखाऊंगा ढील दिखाने का मजा। उसकी क्रोध भरी आवाज मेरे कानों में पड़ी। उसने अपने मजबूत चमड़े के दस्ताने से लैस हाथ से नाटे छोटे दुबले पतले सैनिक के मुंह पर तमाचे जड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि सैनिक का हंटर तातार की लहूलुहान पीठ पर पूरे जोर से नहीं पड़ा था। नए हंटर लाओ, कर्नल ने चिल्लाकर कहा। मुड़ा और उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे अनदेखा करते हुए उसने बड़े गुस्से से त्योरी चढ़ाकर झट से मेरी ओर पीठ कर ली। मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई। मेरी समझ में नहीं आया कि मुड़ूं तो किस ओर। मुझे लगा कि जैसे मैं कोई घिनौना काम करते पकड़ा गया हूं। मैं सर झुकाए तेज चाल से घर लौट आया। रास्ते भर में मेरे कानों में ढोल और बांसुरी की कर्कश आवाज गूंजती रही। रहम करो भाइयों की दर्द भरी कराहट और मैं तुम्हें चखाऊंगा ढील दिखाने का मजा। कर्नल की गुस्से और दंभ से भरी चिल्लाहट कानों के पर्दे फाड़ती रही। मेरा दिल इस तरह दर्द से भर उठा कि मुझे मतली होने लगी। यहाँ तक कि मुझे बार बार राह में ठिठकना पड़ा। रह रह कर जी चाहता कि मैं कह कर किसी तरह इस दृश्य से उपजी घृणा को अपने अंदर से बाहर निकाल दूं।
मुझे याद नहीं कि मैं कैसे घर पहुंचा और कैसे जाकर बिस्तर पर पड़ गया, पर ज्यों ही आंख लगने को हुई वह दृश्य फिर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। सारी आवाजें फिर मुझे सुनाई देने लगी और मैं उठकर पलंग पर बैठ गया। हो ना हो जरूर कोई ऐसी बात है जिसे वह आदमी जानता है, पर मैं नहीं जानता। कर्नल के बारे में सोचते हुए मैंने मन ही मन कहा, अगर मैं भी वह जान लेता जो वह जानता है, तो मैं भी वह समझ जाता जो मैंने देखा है, और शायद तब इस तरह मेरा दिल ना दुखता। पर हजार चेष्टा करने पर भी वह बात मेरी समझ में नहीं आई जो वह कर्नल समझता था। नतीजा ये कि नहीं शाम को जाकर मेरी आंख लगी और सो भी तब जब मैं एक मित्र के घर गया और मैंने अंधाधुंध शराब पी ली। क्या आप समझते हैं कि मैंने इस दृश्य से कोई बुरा नतीजा निकाला? हरगिज नहीं। मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि वह सारा कृत्य ऐसे विश्वास के साथ और हर आदमी द्वारा आवश्यक मानकर किया गया है, तो कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसका पता बाकी सबको तो है, पर केवल मुझे नहीं। मैं भी इस रहस्य का भेद पाने की कोशिश करने लगा, पर वह रहस्य मेरे लिए सदा रहस्य ही बना रहा। और चूंकि मैं उसे समझ नहीं पाया, इसलिए मैं फौज में भर्ती भी नहीं हुआ। हालांकि मैं फौज की नौकरी करना चाहता था। वैसे फौज की नौकरी ही क्या, मैं तो कोई भी नौकरी नहीं कर पाया। बस मैं कुछ भी नहीं बन पाया। हम जानते हैं कि आप क्या कुछ बन पाए हैं, एक मेहमान बोला। यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि अगर आप ना होते तो न जाने कितने ही लोग कुछ ना बन पाते। ये तो बिल्कुल फिजूल सी बात कही है आपने, इवान वसीलेविच ने सचमुच चिढ़कर कहा। खैर, तो आपके प्रेम का क्या हुआ? हमने पूछा। मेरा प्रेम? मेरे प्रेम को तो उसी दिन पाला मार गया, जब वह लड़की मुस्कुराती हुई सोच में डूब जाती, जैसा कि अक्सर उसके साथ होता था, तो मैदान में खड़ा कर्नल मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैं सक पका उठता और मेरा दिल बेचैन होने लगता। होते होते मैंने उससे मिलना छोड़ दिया और धीरे धीरे मेरा प्रेम मर गया। ऐसी ही बातें कभी कभी समूचे जीवन का रुख बदल देती हैं, और आप कहे जा रहे हैं कि परिस्थितियां ही सब कुछ करती हैं, उसने अंत में कहा। दोस्तों, हमारी मुलाकात को अब यहीं समाप्त करते हैं। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखकर हमसे ज़रूर बांटिए। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और आप सुन रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी।